हेलो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और वो ये है कि एक बहुत बड़ी मांग जो अक्सर करके भारत में विपक्षी नेता भी करते थे और भारत के विभिन्न ग्रुप्स बहुत सारे सेगमेंट से मांग करते थे कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए और केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार लिया है और जातिगत जनगणना का एक प्रकार से ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। आइए इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या इसके संभावित नुकसान हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में, जिससे कि हम ये डिस्कस कर सके कि जातिगत गणना का क्या इतिहास रहा है और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें तो भारत में 1881 से 1931 के बीच में जो ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना होती थी उसमें सभी जातियों की जनगणना होती थी। मतलब हर जाति का डेटा सामने आता था कि कौन सी जाति की कितनी संख्या है। भारत के अंदर चूंकि कास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है, बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से हमारी आइडेंटिटी है, इसलिए ब्रिटिशर्स जो है वो ये काम करते थे। लेकिन जब स्वतंत्र भारत के अंदर 1951 में पहली जनगणना आयोजित की गई तो भारत सरकार ने यह आदेश दिया कि इसमें जातियों की अलग से जनगणना नहीं की जाए और इसका बहुत बड़ा कारण यह माना गया था कि जाति हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है और यह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ विभाजनकारी फैक्टर भी है। मतलब अगर आप समाज को जातियों में विभाजित करना चाहो, हालांकि हमारा समाज जातियों में विभक्त पहले ही है, लेकिन भारत सरकार की प्रोग्रेसिव सोच ये थी कि हमारे समाज में जो जातिगत आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है उसकी बजाय सिटीजनशिप की आइडेंटिटी को बहुत महत्व दिया जाए। मतलब हम पहले अपने आप को भारतीय माने, सबसे पहले खुद को एक इंसान माने, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जातिगत आधार पर भेदभाव ना हो। इसके लिए जरूरी यह है कि ये मानसिकता पनपने ही ना दी जाए कि कौन किस जाति का है, क्योंकि जातिगत रूप से एक दूसरे से जुड़ाव और साथ साथ में दूसरी जाति के साथ में आपका मतभेद, ये बड़ी स्वाभाविक बात भारतीय समाज में थी। इसलिए 1951 के बाद 1951 में जो जनगणना हुई उसमें जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई, मतलब अलग अलग से जातियों की जनगणना नहीं हुई। लेकिन इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इस आदेश का अपवाद रखा गया। मतलब हमने 1951 के बाद जो जनगणना की उसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी कम्युनिटी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कम्युनिटी की गणना जरूर की। और उसका कारण क्या था? हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी जो हमने शुरू से अडॉप्ट की थी, संविधान निर्माताओं ने माना था कि अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास करना, सोशल जस्टिस करना एक बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है। तो अगर हम अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना ही नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि उनकी स्थितियों को कैसे इंप्रूव किया जाए या किस सेगमेंट की स्थिति को कितना इंप्रूव किया जाए। तो निष्कर्ष बात क्या निकली कि हमारे देश में जातिगत जनगणना जो ब्रिटिश काल में हो रही थी वो 1951 के बाद रुक गई, लेकिन उसमें एससी और एसटी की जातिगत जनगणना होने लगी। 1948 में एक अधिनियम आया था जिसको सेंसस अधिनियम कहा जाता है। उस सेंसस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था कर दी गई कि जातियों की जनगणना अलग से नहीं होगी। और वर्तमान में जो सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की उसमें अनुसूचित जाति जनजाति को ही नहीं बल्कि भारत की सभी जातियों के सभी व्यक्तियों की जातियों की भी जनगणना होगी। पता लगेगा कि किस जाति के कितने कितने लोग हैं। एक प्रश्नावली लोगों को दी जाएगी और पूछा जाएगा उस जातिगत की स्थिति क्या है। मतलब अगर आपकी ये जाति है तो आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। तो एक मत यह भी है कि जातिगत जनगणना केवल सरकारी आदेश पर ही आधारित नहीं हो, बल्कि इसको उस अमेंडमेंट करके उस अधिनियम में संशोधन करना चाहिए जिसमें जातिगत जनगणना अनिवार्य हो जाए, ताकि कोई सरकार, मान लीजिए सरकार बदल गई और वो अपने हिसाब से जातिगत जनगणना को रुकवा दे, नई सरकार चालू करवा दे, ये एम्बिग्विटी हुई ना। जातिगत जनगणना के लिए अगर जो अधिनियम है 48 का, अगर उसी में संशोधन कर दिया जाएगा तो ये एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, मतलब ये किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं रहेगा। अब जरा संक्षेप में देखते हैं कि ये जातिगत जनगणना की अनिवार्यता क्यों है, क्या इसके पक्ष में तर्क है, कौन कौन से ऐसे तर्क हैं जो जातिगत जनगणना को एक अनिवार्य बताते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम अपने समाज को देखें
तो 4 कारण ऐसे निकल कर आते हैं जिससे जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण है। जरा हम समाज की विशेषता को देखते हैं। आज भी हमारे समाज में, है ना, चाहे प्रोग्रेसिव रूप से हम कितने ही आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी हमारे समाज में जाति एक बहुत महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है। अगर हम 2011-12 के डेटा को निकालें तो आज भारत में, उस समय भारत में केवल 5% विवाह ही अंतरजातीय हो रहे थे। यानी कि विवाह करते समय जातिगत बंधन आज भी प्रोमिनेंटली हमारे समाज की एक विशेषता बनी हुई है। केवल 5% विवाह ऐसे थे जो अंतरजातीय है, यानी कि 95% विवाह भारत में जातिगत आधार पर ही हो रहे थे। जातिगत चिन्हों का लोग उपयोग करते हैं, जातिगत चिन्हों के साथ साथ में जातिगत उपनामों का उपयोग करते हैं, और यहां तक कि राजनीतिक दल जब उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो उसमें भी वो जाति का ध्यान रखते हैं। सरकारों के मंत्रिमंडल बनते हैं तो उसमें भी जातियों को जो है अकोमोडेट किया जाता है, और ये आवश्यक भी है क्योंकि हर जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो अगर आपको जातिगत जनगणना से डेटा ही नहीं पता होगा तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन और सामाजिक अलगाव को दूर कैसे करोगे? इसलिए जातिगत जनगणना होना अनिवार्य है। ऐसा इसके पक्ष में एक तर्क दिया जा सकता है। दूसरा पक्ष अगर देखें तो कानूनन रूप से भी यह अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को एक उद्देश्य माना गया। प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है उसमें सामाजिक न्याय का भी जिक्र है, और सामाजिक न्याय के लिए पिछड़े वर्गों को आप रोजगार में अवसर दोगे, सामाजिक न्याय में पिछड़े वर्गों को आप शिक्षा क्षेत्र में अवसर दोगे, उनकी शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करोगे। हालांकि हमारा संविधान कहता है कि पिछड़ेपन को चिन्हित करने के लिए वर्ग शब्द का उपयोग उसने किया, क्लास का। लेकिन मत भूलिए, इंदिरा साहनी के केस में और बाद में और भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि अगर आप क्लास को आइडेंटिटी करना चाहते हो तो क्लास को आइडेंटिटी करने के लिए आप जाति का मापदंड अपना सकते हो। मतलब कौन सा क्लास पिछड़ा हुआ है, अगर आपको यह पता करना है तो कौन सी जाति पिछड़ी हुई है यह पता कर लो। क्लास और जाति का उपयोग इस प्रकार से किया जा सकता है, चाहे तो सरकार जाति को एक मात्र मापदंड के रूप में भी स्वीकार सकती है। मतलब पिछड़ेपन का एनालिसिस अगर करना हो तो वर्ग को, कौन सा वर्ग पिछड़ा हुआ है, अगर ये एनालिसिस करना हो तो कौन सी जाति पिछड़ी हुई है, केवल यही मापदंड भी स्वीकार लोगे तो सरकार का काम पूरा हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि हमारे आरक्षण की व्यवस्था, हमारे रोजगार के अंदर आरक्षण की व्यवस्था, हमारे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था जातिगत आधार पर की जा सकती है, तो भैया जाति की जनगणना करोगे तभी तो कर पाओगे। तीसरा कारण वो है प्रशासनिक कारण। हमारे प्रशासन में अगर हम जातिगत जनगणना करें और ये देखें कि अमुक जनजाति भारत में 25% है और हमारे प्रशासन में उनका ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन है, या अमुक जाति हमारे देश के अंदर 2% है और हमारे प्रशासन में उन्हीं का दबदबा है, तो इस अन्याय को दूर किया जा सकता है। जब तक आप जातिगत जनगणना करोगे ही नहीं तो यह अन्याय लगातार जारी रहेगा। ठीक है, और इसके कारण ही ऐसा हुआ है जो अतीत में ऐसा हो भी चुका है। अगर हम नैतिक मापदंड की बात करें तो ये नैतिक मापदंडों का भी तकाजा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों? ऐसा भी हुआ है कि एक पर्टिकुलर जाति का रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत रिजर्वेशन का फायदा कुछ ही प्रकार की जातियां, उपजातियां उठा पा रही है, और कुछ ही प्रकार की उपजातियां अनुसूचित जनजाति में भी रिजर्वेशन का फायदा उठा पा रही है। बात क्या है कि जातिगत जनगणना से आपको यह भी पता लगेगा कि अमुक जाति अनुसूचित जाति में तो है, और ये भी जाति, 2 जातियां अनुसूचित जनजाति के अंदर है या जाति के अंदर है, उनमें से एक का पिछड़ापन आज भी जारी है और एक का पिछड़ापन दूर हो रहा है। तो ये जो जिसको असमानताएं हैं उसको भी दूर किया जा सकता है अगर आप जातिगत जनगणना करोगे तो दोस्तों 4 पॉइंट हमारे पास सामने आते हैं जो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन कुछ पॉइंट जातिगत जनगणना के खिलाफ भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है, सरकार अपनी नाकामियों को, कोई भी सरकार, आजाद भारत की सभी सरकारों को ये कटघरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि क्या सरकार को नाम से पता नहीं लगता कि कौन किस जाति का है। भारत में अगर सरकार 1234 जातियों को जो अनुसूचित जाति में रख सकती है, 698 जातियों को अनुसूचित जनजाति में रख सकती है, तो क्या भारत के लोगों की, बाकी लोगों की जातियों का नाम से ही पता नहीं लग रहा है क्या?
पता जब लग ही रहा है तो सरकार पिछड़ेपन की नीतियां उन तक लागू क्यों नहीं कर रही है? जातिगत जनगणना तो केवल एक बहाना है, केवल एक झुंझुना पकड़ा देना है कि अब आपके वेलफेयर का काम होगा, वास्तव में होगा कुछ नहीं। इसलिए जातिगत जनगणना एक व्यर्थ की मारामारी है। दूसरा अगर देखें तो एक प्रशासनिक दुस्वप्न, नाइटमेयर जैसा दिखाई देता है। जो प्रशासन अपने औपनिवेशिक कल्चर को आज तक नहीं छोड़ा है, उसमें अगर आपने जातिगत रिप्रेजेंटेशन का पता भी लगा लिया कि किसका कितना और किसका नहीं, तो उसकी औपनिवेशिक चमड़ी को जब तक आप नहीं बदलोगे, उसके अंदर वेलफेयर की भावना नहीं भरोगे, तब तक चाहे जातिगत पिछड़ापन का पता लग जाए या ना लग जाए, उसका कोई फायदा नहीं होना है। और दोस्तों, तीसरा जो इसका बहुत ही डोमिनेंट कारण बताया जाता है कि इसको नहीं करना चाहिए, वो ये है कि जैसे ही लोगों को अपनी जातिगत स्ट्रेंथ का पता लगेगा, आरक्षण बढ़ाने के लिए, यानी कि हमें भी आरक्षण में शामिल करो, अमुक जाति 12% है, हमारी जाति 17% है, हमारा नौकरियों पर 17% हक होना चाहिए, अमुक जाति का कम, हमारा ज्यादा, वैसे ही समाज डिसाइड जो है बटा हुआ है। हमारे समाज में विभाजनकारी प्रवृत्तियां इनहेरेंट भी है और भड़काई भी जाती है। अगर हम इस प्रकार से जातिगत जनगणना करते रहेंगे या जातियों को हमारे जीवन के मेन एस्पेक्ट के रूप में उभारेंगे, तो कहीं ना कहीं ये विभाजनकारी प्रवृत्तियां और बढ़ सकती है। तो मुद्दा यह है कि जातिगत जनगणना एक हमेशा डिबेटेबल प्रश्न रहा है और भारत की वर्तमान सरकार ने भी पहले अपना रुख यह रखा था कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है, लेकिन पूरे चिंतन मनन के बाद भारत की वर्तमान सरकार ने मान लिया कि उसे जातिगत जनगणना करनी चाहिए। अब यह समय ही बताएगा कि जातिगत जनगणना के पॉजिटिव प्रभाव ज्यादा आए या नेगेटिव प्रभाव।